हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करें मिरर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हिस्ट्री क्लासेस ले रहा हूं आपकी, और उसी के तहत मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर मगध साम्राज्य लेकर के आया हूं। आज मैं इसे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, और इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। इससे पहले के चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। बात करेंगे आज मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको, महाजनपद चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, उसी मैंने डिस्कस किया था कि मगध एक महाजनपद है, 16 महाजनपदों में से एक है। ठीक है। तो आधुनिक पटना, आप याद रखेंगे, आधुनिक पटना गया जिला इसमें शामिल है। ये महाजनपद अगर बात करें तो कहाँ स्थित है, तो ये बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है, और इसमें आधुनिक पटना और गया जिला इसमें वर्तमान में शामिल हैं। इस नाम में से बिहार में एक मंडल भी है जिसे मगध मंडल कहते हैं। इस नाम से बिहार में एक मंडल है जिसे मगध मंडल कहते हैं, और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमें अथर्ववेद से मिलता है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। ठीक है। बुद्धकालीन मतलब जो बुद्ध का समय जो चल रहा था, उस समय शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था मगध, 16 महाजनपदों में से। ठीक। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो बता चुका हूँ आपको, और यह बाद में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। कहने का तात्पर्य आपको इतनी बात याद रखनी है कि मगध जो है वो 16 महाजनपदों में से एक था, जो कि बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। दक्षिणी बिहार में स्थित है ये। गया और पटना, ये आधुनिक जो गया पटना है, ये इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और जो मगध का जो हमें एक तरीके से उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, और वर्तमान में बिहार में एक मगध मंडल भी है। तो ये सब आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर आता है कि बताइए जो महाजनपद हैं इनसे पूछा 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर है। ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें दो जगह से मिलता है। पहला, बौद्ध धर्म का जो एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे प्राप्त होता है। दूसरा, जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक, इन दोनों से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 16 महाजनपदों का साक्ष्य जो है या सूची जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोनों याद रखेंगे आप। जैन ग्रंथ की बात करेगा तो भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ की बात करेगा तो अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मगध जनपद की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। तो मगध की सीमा जो है उत्तर में गंगा से, दक्षिण में उत्तर में क्या बोलते हैं, उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य तक पर्वत तक, और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक। कहने का मतलब आप जानते हो ये ऐसे ईस्ट वेस्ट होता है। ये ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, सॉरी एक मिनट, क्लियर नहीं हो रहा। ये देखिए, जैसे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया आपका, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो कह रहा है कि मगध जनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, यानी नॉर्थ में यहाँ पर गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत, दक्षिण में यहाँ पर विंध्य पर्वत तक। ठीक है। पूर्व में चंपा से लेकर के पश्चिम में सोन नदी तक इसका विस्तार है। तो आप समझ गए होंगे कि मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और पूर्व में चंपा से लेकर के पश्चिम में सोन नदी तक इसका विस्तार था। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, आपको उनको जरूर याद रखना है। ठीक है। बाकी जो है आप इनको एक कहानी तरीके से अपने माइंड में बिठा के रखिए। ठीक है। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएंगी आपसे, तो उनको एक तरीके से जो मेन फैक्ट है उसको जानने के लिए हमें कहानी जानना जरूरी भी है। तो आप उसका थोड़ा आगे पीछे जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है इसका, कह रहा है इसकी सबसे पहली एवं प्राचीन राजधानी गिरिब्रज एवं राजगढ़ थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बहुत पूछता है कि बताइए मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीन एवं या सबसे प्राचीन कहे या पहली कहे राजधानी कौन सी है। तो गिरिब्रज एवं राजगढ़ जो थी मगध साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी थी। और बुद्ध के पूर्व यहाँ पर बृहद्रथ और जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। आप ये भी याद रखेंगे। एक तरीके से कहते कि मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, और बृहद्रथ का पुत्र ही, वो जो पुत्र था वही जरासंध था। ठीक है। जो कि आप जरासंध का नाम महाभारत में सुनने को मिलता है आपको। तो ये भी कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य का जिक्र महाभारत में भी हुआ है।
ठीक है। तो इसकी सबसे पहली एवं प्राचीन राजधानी क्या थी? गिरिब्रज एवं राजगृह, ये याद रखेंगे। और मगध साम्राज्य की स्थापना कौन, संस्थापक कौन था? तो आप याद रखेंगे बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मगध साम्राज्य का संस्थापक था। उसके बाद क्या हुआ? मगध साम्राज्य में भिन्न भिन्न शासक आते गए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने नए अपने अपने वंशों की स्थापना की, ठीक है। तो उसी क्रम में आगे देखते हैं। कह रहा प्राचीन काल में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय मगध को जाता है। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है। कह रहा साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय मगध को जाता है। आपसे पूछे कि बताइए प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत किस महाजनपद ने की थी? तो आपका जवाब होगा मगध जनपद। एक तरीके से ये 16 महाजनपद थे, इनमें से अपने साम्राज्य का विस्तार करने की एक तरीके से होड़ सी लगी थी, और उस होड़ में जो सबसे आगे था वो कौन था? मगध साम्राज्य था, और इसी ने इस साम्राज्यवाद की शुरुआत की थी, ठीक है। साम्राज्यवाद की विस्तार की शुरुआत की थी। तो प्राचीन काल में साम्राज्यवाद की शुरुआत एवं विकास का श्रेय किसको जाता है? तो मगध को जाता है, आप ये याद रखेंगे। और दूसरा, ये बहुत पॉइंट एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम हाथियों का उपयोग युद्ध में किसने किया था? तो मगध साम्राज्य ने किया था। सर्वप्रथम हाथियों का युद्ध में प्रयोग किसने किया था? तो मगध साम्राज्य ने किया था, आप ये भी याद रखेंगे। तो इसके 2 पॉइंट हैं जो आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट आप याद रखें कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? प्राचीन राजधानी तो गिरिब्रज एवं राजगृह थी। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। और एक तरीके से पूछा जाए साम्राज्यवाद की शुरुआत एंशियंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में किसने की थी? तो मगध साम्राज्य ने की थी। और युद्ध में हाथियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अभी तो भी याद रखेंगे मगध राज्य ने किया था, मगध साम्राज्य ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। हमने कहा इसके बाद इस पर कुछ बहुत सारे वंश आए और भिन्न भिन्न राजा है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से वंशों की स्थापना की। तो मगध साम्राज्य के वंश क्रम से देखेंगे। पहला बिंबिसार शासक आया और इसने क्या किया? हर्यक वंश की स्थापना कर दी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद शिशुनाग आए, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। महापद्मानंद आए, महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य आए और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस तरह से मगध साम्राज्य के 4 वंश जो मैंने क्रम से बताया आप याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। शासक भी याद रखेंगे कि हर्यक वंश का सीधे सीधे पहली बात तो नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, बताइए कि इस वंश के संस्थापक कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। शिशुनाग वंश का शिशुनाग है और नंद वंश का महापद्मानंद और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। अब हम क्रम से इन वंशों को डिस्कस करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे इन वंशों के या वंशों से संबंधित, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। बात करें सबसे पहले बिंबिसार की, यानी हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार। आप याद रखेंगे, मैंने बताया आपको कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। तो बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। ये कहानी तरीके से याद रखें। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का, बा से बिंबिसार, बा से बौद्ध, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा राजा पूछ सकता है कि बताइए जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? तो बिंबिसार था। या सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि बताइए प्राचीन भारत में प्रशासनिक व्यवस्था पर सर्वप्रथम बल किसने दिया है? तो मगध साम्राज्य ने दिया था। मतलब मगध साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था सर्वोत्तम किस्म की थी, है ना, सर्वोत्तम या उच्च कोटि की थी, आप ये याद रखेंगे, ठीक। इसने महात्मा बुद्ध की सेवा में राज व जीवक को भेजा था। जैसा कि मैंने बताया है कि जो बिंबिसार है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसके लिए जाहिर से बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था, यानी बौद्ध की शिक्षाओं को जब मानता था तो बौद्ध महात्मा बुद्ध से प्रेम भी करता होगा, ठीक है। तो इसने महात्मा बुद्ध की जब एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया था तो उनके स्वास्थ्य को सही करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को इसने भेजा था। आप ये भी याद रखेंगे, पूछ देता है एग्जाम में, बताइए राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में किसने भेजा था? तो आपका जवाब होगा बिंबिसार ने भेजा था, ठीक है। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। मतलब विवाह नीति अपनाई। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने विवाह नीति अपनाई और उसी क्रम में उसने क्या किया? उसी क्रम में उसने क्या कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ उसने विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। इसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए विवाह की नीति अपनाई, एक तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसी क्रम में इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना के साथ और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। तो 3 विवाह किए थे बिंबिसार ने, आप ये भी याद रख सकते हैं,
ठीक है। और इसने पूछ सकता है बताइए ऐसा कौन सा शासक है मगध साम्राज्य का जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो आपका जवाब होगा बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। पहला कि बताइए प्रशासनिक व्यवस्था पर बल किस शासक ने दिया था, तो बिंबिसार ने दिया था, आप ये याद रखेंगे। दूसरा, राज व जीवक को किसने भेजा था, तो बिंबिसार ने भेजा था, ये याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात, 2 बातें याद रखेंगे बस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। बात करें इसकी मृत्यु, यानी कि जो आपका ये बिंबिसार था, इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु, जिसका नाम कुड़िक भी है, इसने कर दी थी। तो अजातशत्रु ने इसकी मृत्यु कर दी थी। आप याद रखेंगे कि बिंबिसार की मृत्यु किसने की थी, इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। एक तरीके से इसी की मतलब इसी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, आप याद रखेंगे। और जिसका परिणाम स्वरूप हुआ, जिसे कहते हैं नहीं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो उसी प्रकार क्या हुआ, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी अजातशत्रु की हत्या कर दी। मतलब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो इसीलिए एक तरीके से इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना, मगध साम्राज्य को हम पितृ हर्यक वंश को, एक मगध साम्राज्य में जो हर्यक वंश था इसे हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखेंगे। मतलब पितृहंता मतलब पिता की हत्या कर राजगद्दी को धारण करना, इसी इसका शाब्दिक अर्थ होता। पितृहंता का मतलब होता पिता की हत्या कर देना। ठीक है, तो इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे बिंबिसार, हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने ही एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और उसी क्रम में इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ और वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना के साथ तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। ठीक है, और इसने महात्मा बुद्ध के स्वास्थ्य के चलते जब बिगड़ गया था तो उनके स्वास्थ्य को सही करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। और बिंबिसार की हत्या कौन करता है, ये सीक्वेंस याद रखें। बिंबिसार की हत्या कौन करता, अजातशत्रु, और अजातशत्रु की हत्या कौन करता, तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन कर देता है। और उदयन से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उदयन ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ये याद रखेंगे कि पाटिल सीधे सीधे एग्जाम में आता, बताइए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी, आप ये याद रखेंगे। और हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। तो सीक्वेंस याद रखेंगे, बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा। उसके बाद उदयन, जब उदयन की हत्या हो जाती है तो उसका पुत्र नागदशक गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और इस नागदशक की हत्या जो करता है तो इसका अमात्य है शिशुनाग। शिशुनाग अमात्य समझते हो, जो कि उसे राजकाज के चलाने के लिए, जो कि उसे राय मशवरा देता है, एक तरीके से उसका मंत्री होता है। ठीक है, तो उसने इसकी हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। मगध साम्राज्य मतलब जो तुम्हारा हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, इसकी हत्या इसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी और मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। और हर्यक वंश को हटाकर इसने अपने वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। और इसने क्या किया, मालवा क्षेत्र पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसने मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किया। इसने मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किया। आप इतनी बात याद रखेंगे, फिर से सुन लीजिए कि मैंने क्या बताया। मगध साम्राज्य में मैंने हर्यक वंश बताया आपको। मगध साम्राज्य के अगर बताए संस्थापक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी क्या थी, गिरिव्रत एवं राजगृह इसकी प्राचीन राजधानी थी। ठीक, हाथियों का युद्ध में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो मगध साम्राज्य ने किया, आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक, मगध साम्राज्य पर स्थापित पहला वंश कौन था, तो हर्यक वंश था। इसको किसने स्थापित किया था, तो बिंबिसार ने स्थापित किया था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी, तो इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। ठीक, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, इसके पुत्र उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने कर दी थी। ठीक है, और उदयन का मतलब हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो उदयन का पुत्र नागदशक था। इसकी हत्या किसने की थी, तो इसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और इसी शिशुनाग ने मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किया था। इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें, शिशुनाग वंश को हमने पढ़ लिया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जिसमें जो मेन फैक्ट पर हम बात करेंगे, जो मेन फैक्ट हैं उन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, तो बात करें तीसरा जो आया महापद्मानंद। भाई तुमने 2 बस बात कर ली, एक हर्यक वंश की बात कर ली, एक हमने बात कर ली शिशुनाग वंश की। अब बात करेंगे हम महापद्मानंद यानी कि नंद वंश की स्थापना की बात करेंगे। ठीक है, तो नंद वंश देख लेते हैं। नंद वंश की बात करें हम, एक मिनट, स्लाइड कुछ दिक्कत कर रही है। बात करें महापद्मानंद यानी नंद वंश की, तो इसे
अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुझे सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा, बताइए अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है, तो महापद्मानंद को जाना जाता है। और महापद्मानंद कौन थे? जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नंद वंश के समय मैसेडोनिया का शासक सिकंदर, आप जानते होंगे मैसेडोनिया के शासक द अलेक्जेंडर, है ना, सिकंदर के नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नंद वंश के समय जो मैसेडोनिया का शासक था सिकंदर, जिसके इनके पिता का नाम फिलिप था, इसने भारत पर आक्रमण किया। और इसके जो एक शिष्य किसका था, तो अरस्तु का शिष्य था, आप ये भी याद रखेंगे। तो नंद वंश का समय, मतलब जब नंद वंश शासन कर रहा था भारत में, उसी समय मैसेडोनिया का शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इनके पिता का नाम फिलिप था और ये अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, तो काफी प्रतापी शासक रहा है सिकंदर। तो कहते हैं सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ, पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध एवं वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध एवं वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखेंगे कि महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इसे अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसी के समय क्या बोलते हैं, मकदूनिया कह लो या मैसेडोनिया कह लो, यहाँ का शासक था सिकंदर, ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, जो कि अरस्तु का शिष्य था, और इसने पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध या वितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें पोरस पराजित हुआ था, परंतु सिकंदर ने पोरस की एक तरीके से वीरता से को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और इसने उसे उसका राज्य वापस कर दिया और उसे कुछ अन्य राज्य भी सौंपे थे, क्षेत्र दे दिए थे, जिस पर वो पोरस शासन करे। तो ये अगर देखा जाए, सिकंदर जो था ये वीरता का पुजारी था। ठीक है, तो बात करें सिकंदर का सेनापति जो था सिल्यूकस निकेटर, आप ये भी याद रखेंगे, सिकंदर का सेनापति जो है सिल्यूकस निकेटर था, और इसका जल सेनापति जो था वो निर्याकस था। अगर ऐसे सेनापति पूछेगा तो सिल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति की बात करेगा निर्याकस। ठीक है, तो बात करें सिकंदर की मृत्यु की, तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। ठीक है, ज्वार के कारण होती है, इसके बुखार आ जाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद था, आप ये भी याद रखेंगे, नंद वंश का शासक अंतिम शासक जो था वो घनानंद था या सिकंदर के समकालीन था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि जो सिकंदर था वो किसके समकालीन था, तो आपका जवाब होगा वो घनानंद के समकालीन था। आप घनानंद तो नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या की थी, और इसी की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चाणक्य के साथ में मिल करके। ठीक है, तो इतनी बात है महापद्मानंद से संबंधित है, आप ये याद रखेंगे कि नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था या सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से देख लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट सब नहीं देखने हैं, जो कि मेन है वही देखने हैं। तो पहला हमने बताया, सीधे सीधे आप याद रखेंगे कि महाजनपदों की सूची हमें कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है एक जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से मिलती है, और जैन धर्म का ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, वहाँ से मिलती है। इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, इससे ये पॉइंट, और इससे इस स्लाइड से आप याद रखेंगे कि इसकी प्राचीन राजधानी गिरिव्रज एवं राजगृह थी, और बृहद्रथ जो था इस मगध साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, और हाथियों का सर्वप्रथम प्रयोग किस साम्राज्य ने किया था, या किस महाजनपद ने किया था, या किस साम्राज्य ने प्राचीन भारत में किया था, तो मगध साम्राज्य ने किया था। आप ये भी याद रखेंगे, हाथियों का प्रयोग सर्वप्रथम युद्ध में मगध राज ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें मगध साम्राज्य के जो वंश सीक्वेंस, हमने बताया हरेक वंश आया, हरेक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। हमने बताया हरेक वंश की बात करें तो हरेक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिम्बिसार ने की थी। ठीक है, और पहली बार इसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया गया था हरेक वंश में, और इसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बिम्बिसार ने क्या किया था, विवाह नीति अपनाई थी। ठीक है, विवाह नीति अपनाई थी। कौन सी विवाह नीति अपनाई थी, उसी क्रम में उसने 3 विवाह किए थे। कौन कौन से, तो उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ, और क्या बोलते हैं वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना के साथ, चेटक की पुत्री चेलना के साथ, और मध्य देश की राजकुमारी थी क्षेमा के साथ विवाह किया था। ठीक है, इसकी हत्या जो था, और इसकी एक पॉइंट बताया था कि इस बिम्बिसार ने ही महात्मा बुद्ध का जो एक बार स्वास्थ्य बिगड़ गया था, उनके स्वास्थ्य को सही करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, और बिम्बिसार की हत्या कौन कर देता है, तो बिम्बिसार की हत्या इसका पुत्र, बिम्बिसार का हत्या, एक मिनट, बिम्बिसार की हत्या की बात करें तो इसका जो पुत्र है, ठीक है, इसका जो पुत्र है, बिम्बिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या कर दी, और उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। किसने, उदयन ने। ठीक है, तो याद रखेंगे बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु कर देता है, ये तो पिता पुत्र हैं, और अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है, ये भी पिता पुत्र हैं। ठीक है, और उदयन का जो पुत्र है नागदशक, ये
हर एक वंश का अंतिम शासक होता है, आप ये भी याद रखेंगे। और जो कि अजातशत्रु का पुत्र जो उदयन होता है, इसी ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और इसके बाद हमने बताया कि हर एक वंश का अंतिम शासक जो नागदशक था, इसकी हत्या ये जो शिशुनाग था जो कि इसका अमात्य था, इसने कर दी और हर एक वंश के स्थान पर इसने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद थे। और महापद्मानंद के समय ही मैसेडोनिया का शासक सिकंदर जो था उसने भारत पर आक्रमण किया, और यह अरस्तु का शिष्य था, ये भी याद रख सकते हैं आप, पूछ देता है एग्जाम में, बताइए कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। और इसका जो सिकंदर का भारत में पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध हुआ, जिसमें पोरस पराजित हुआ, जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। वितस्ता समझ तो, झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता। तो ऐसे पूछ सकता है, बताइए कि झेलम युद्ध किससे संबंधित है? तो भी आपका जवाब होगा कि पोरस और सिकंदर संबंधित है। या हाइडेस्पीच का युद्ध किससे संबंधित है? तब भी आपका जवाब ये होगा, पोरस और ये सिकंदर संबंधित है। या आपसे पूछे कि बताइए वितस्ता का युद्ध किससे संबंधित है? तब भी आपका जवाब ये होगा, पोरस और किससे? सिकंदर से संबंधित है। ठीक है, और इसका सिकंदर के सेनापति की बात करोगे, दो सेनापति के नाम याद रखना। जो फेमस सेनापति है इसका सेल्यूकस निकेटर है, और जिसका जल सेनापति है वो निर्याकस है। ठीक है, इसकी हत्या बेबीलोन में हो जाती है। और इस नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन है? घनानंद है, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं और इस पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये जो घनानंद है ये सिकंदर के समकालीन था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बार बार रिपीटेड हैं। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका कि बताइए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो मैं अभी आपको डिटेल में बता चुका हूँ, तो आपका आंसर भी आना चाहिए। ऑप्शन में है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग उपनिषद में और संयुक्त निकाय में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। उसके अलावा अंगुत्तर निकाय किसका? ये बौद्ध संबंधित है। और दूसरा क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये क्या है? ये जैन धर्म का है, ये है जैन धर्म का, ये जैन धर्म का है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? वही पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन में पाटलिपुत्र है, वैशाली है, राजगृह है, चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो बताइए अजातशत्रु के वंश का नाम। अब अजातशत्रु ऐसे डिलीट करिए, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु पुत्र था बिंबिसार का। बिंबिसार की हत्या करता अजातशत्रु। तो कौन सा वंश आया? ऑप्शन में मौर्य है, हर्यक है, नंद है, गुप्त है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, क्योंकि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन ने। ठीक है, और इस हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने की थी और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद कौन सा वंश आया था? नंद वंश आया था, जिसकी स्थापना महापद्मानंद ने की थी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। उसके बाद महापद्मानंद का एक नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ मिलकर के करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और इसकी बात मौर्य वंश की हम जो चर्चा करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मौर्य एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मानकर उसका डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध किया था? देखो, झेलम नदी की बात करें या वितस्ता नदी की बात करें, बात वही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, एमबी ने, पोरस ने, घनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोरस ने। पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें पोरस पराजित हुआ था। परंतु सिकंदर इसकी वीरता से प्रसन्नचित होकर के इसे इसका राज्य वापस कर देता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, इसे अपना मित्र बना लेता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा ऑप्शन में बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, घनानंद है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उदयन। अगर आपने पीछे डिटेल अगर देखी, ध्यान से सुन लिया है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर अपनी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आपकी स्टडी जो है वो सही वे में है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।